नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों समेत देश भर के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। मतदान का प्रतिशत कुछ जगहों को छोड़कर लगभग हर जगह 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में काफ़ी कम रहा है। औसतन 5-6% कम रहा, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। और बताया नहीं जा रहा है, बल्कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप जिस तरह से इन मतदान प्रतिशत को लेकर परेशान है, उनके भाषणों का रुख जिस तरह से उन्हीं पुराने मुद्दों की ओर मुड़ चुका है जिनकी ओर 10 साल पहले रहा करता था, या फिर जिन मुद्दों पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा है, उन्हें देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि यही ट्रेंड आगे जारी रहा तो मुश्किल हो सकती है उनके लिए, बीजेपी के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण की इन सीटों पर नजर डालें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। पार्टी को इन 102 में से 40 सीटों पर जीत मिली थी अकेले, बाकी उसके सहयोगियों को भी मिली थी। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके थी, जिसे 102 में से 24 सीटें हासिल हुई थी, और कांग्रेस पार्टी को 102 सीटों के नतीजों में तीसरा स्थान मिला था। कांग्रेस के 15 सांसद पहले चरण में निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बसपा और सपा का गठबंधन था, और पहले चरण की 8 में से 3 सीटों पर बसपा, 2 सीटों पर सपा और 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन मतदान प्रतिशत में कमी और वोटिंग पैटर्न को देखते हुए जो चीजें दिख रही हैं, उनसे साफ लगता है कि इस तरह की चुनावी स्थिति से जो परिणाम संभावित है वो बीजेपी की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। इसका पहला कारण तो यही है कि राष्ट्रीय राजनीति में जब से मोदी युग शुरू हुआ है, यानी 2014 के बाद, तब से जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें ज़्यादातर में वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिली थी, खासकर से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत काफ़ी अच्छे रहे थे। बीजेपी खुद के लिए 370 का टारगेट इस बार इसीलिए लेकर चल रही है कि उसे उम्मीद थी कि वो 2014 और 2019 के प्रदर्शनों को दोहराएगी ही नहीं, बल्कि इससे आगे जाएगी और ये लक्ष्य हासिल कर लेगी 370 का। हालांकि इस टारगेट को लेकर बीजेपी कितनी भी चर्चा करे, लेकिन ये उसे भी पता है कि दूर की कौड़ी है। फिर भी मतदान प्रतिशत में हुई बड़ी गिरावट के बाद तो बीजेपी नेतृत्व की परेशानी और भी बढ़ गई है। एक बात और है कि बीजेपी इस चुनाव में दक्षिण भारत को लेकर कहीं ज़्यादा सक्रिय दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता ध्रुवीकरण जैसे पसंदीदा मुद्दों को उभारने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना तो तमिलनाडु में चली और ना ही केरल में या फिर दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी उसे इन मुद्दों पर वो समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है जैसा कि 2019 के चुनाव में मिला था। दक्षिण भारत में तो उसे वो हासिल होता नहीं दिख रहा है जिसकी बीजेपी ने उम्मीद की थी, बल्कि मिशन साउथ के चक्कर में उसने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी ढिलाई कर दी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी, और इन सीटों पर, यानी पहले चरण वाली सीटों पर, करीब 53% मतदान हुए थे। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत 47 पर ही अटक गया। उत्तर प्रदेश में भी इस चरण की 8 सीटों पर पिछले चुनाव में करीब 67% मतदान हुए थे, जबकि इस बार महज 57% ही वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल रहा और दूसरे राज्यों में भी। एक बात यह भी कही जा रही है कि कहीं ऐसा बीजेपी नेताओं के अति उत्साह के कारण तो नहीं रहा। मतलब बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए 370 और 400 पार का टारगेट तो तय कर दिया, बावजूद इसके कि इस टारगेट के पीछे कोई खास रणनीति या इक्वेशन नहीं था। लेकिन हार्डकोर मतदाताओं को लगा कि जब इतनी सीटें आ ही रही है तो गर्मी में वोट डालने क्या चले। हालांकि यह कन्फर्म तरीके से दावा नहीं किया जा सकता कि किस इलाके में टर्नआउट कैसा रहा, लेकिन ये तय है कि कई जगहों पर बीजेपी के मतदाताओं में वैसा उत्साह नहीं दिखा जैसा कि पिछले 2 चुनाव में दिखाई पड़ रहा था। और ये बात न सिर्फ मतदान के दिन बल्कि उससे पहले भी दिख रही थी। यहाँ तक कि अभी भी मतदान को लेकर कहीं कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है, और कम मतदान प्रतिशत का सीधा नुकसान बीजेपी को ही होता दिख रहा है। राजपूत जैसी कट्टर बीजेपी समर्थक कौम ने पहले से ही बीजेपी को मतदान न करने की अपील कर रखी थी, जिसका असर भी मतदान पर साफ तौर पर दिखाई पड़ा। और मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के बयानों में भी ये बात साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है।
हालांकि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव में कम मतदान होने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो मौजूदा सरकार को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि सरकार बदलने के लिए तो बम्पर वोटिंग का इफेक्ट समझ में आता है, लेकिन ज्यादा वोटिंग होने का एक संकेत यह भी हो सकता है कि शायद जनता मौजूदा सरकार से संतुष्ट है और वो बदलाव नहीं चाहती। राज्यों के चुनाव में कई बार ऐसा ट्रेंड दिखा भी है, लेकिन यह भी है कि यदि मतदान प्रतिशत लगभग पिछला ही रहता तो एक बार ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है, 6-7% के करीब, और इसके संकेत वहीं जाते हैं जो बीजेपी को परेशानी में डालने वाले हैं। कुछ एक उदाहरण सामने हैं। मसलन 1980 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से चली गई, कांग्रेस सरकार की वापसी हुई। 1989 में एक बार फिर मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में संयुक्त मोर्चा की नई सरकार बनी। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। लेकिन 1999 में मतदान में गिरावट हुई, लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। पर 2004 में स्थिति फिर से बदल गई, मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और सरकार बदल गई। एनडीए की सरकार चली गई और यूपीए की सरकार की वापसी हुई, या यूपीए की सरकार सत्ता में आई। यूपीए यानी कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो मतदान प्रतिशत में गिरावट ने 4 बार सरकारें बदल दी हैं, तो एक बार वापसी भी हुई है। लेकिन यही रेशियो बीजेपी को परेशान भी कर रहा है, यानी 4:1 का रेशियो। दूसरे बीजेपी परेशान है, इस बात के संकेत कई और वजहों से भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एकदम से बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ चीजों पर सफाई दे रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो उनके प्रिय और अब तक जिताऊ मुद्दे रहे हैं, खासकर सांप्रदायिकता के मुद्दे। प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषणों में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने की बजाय लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि विपक्षी नेता उनके कहने पर अयोध्या में श्री राम का दर्शन करने नहीं गए इत्यादि। सोशल मीडिया पर मंदिर निर्माण का श्रेय खुद ले रहे हैं। दूसरी ओर संविधान, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने अपनी सभाओं में कहा है कि 400 सीटें आई तो संविधान बदल देंगे, लेकिन अमित शाह सफाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे, या उनकी पार्टी इस तरह का कोई विचार नहीं रखती है, पर पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं। ये सब पहले चरण के वोटिंग के ट्रेंड का ही असर है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रैलियों में लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं और ये बात जनता सुन रही है, यानी ये लोग जनता को बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कि यदि बीजेपी 400 पार आई और उसका यही मकसद है कि अगर वो 400 पार करती है तो संविधान को बदलने की उसकी मंशा है। इन बातों का असर होता है। याद करिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने घूम घूम कर बंच ऑफ थॉट्स जनता को दिखाया था और बताया था कि बीजेपी जीत गई तो यह आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर नतीजा क्या निकला वो सबके सामने था। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का संविधान, सेकुलरिज्म और आरक्षण पर सफाई देना यह स्पष्ट करता है कि यह दबाव इसी बात का नहीं है कि 370 कैसे लाएंगे, ये तो उन्हें पता ही है कि बढ़ा चढ़ाकर टारगेट रखा गया है, बल्कि दबाव इस बात का है कि बहुमत तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।